हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आपके IBACIO 2023 के पेपर जो आपको 24 में हुए। 17 जनवरी 2024 को पेपर हुआ और एक पेपर हुआ हमारा 18 जनवरी 2024 को, जिसमें चार चार शिफ्ट प्रत्येक दिन हुए। और ये आपके टोटल 8 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। तो मैं आज आपके बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके जो हैं 17 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर में पूछे गए थे मैथ्स के सवाल, उनको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। सेशन आपको अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे या चैनल नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमारे साथ चैनल पे मिलती रहेगी। मैथ्स की आप प्रिपरेशन भी हमारे चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था। यहाँ पर आप देख लेना, ये हमारा जो है 17 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है। कहा गया है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी 4:7 के अनुपात में है। यदि इसमें अल्कोहल से 9 लीटर अधिक पानी है तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, ज्ञात करें। यानी कि कहा गया है ना कि एक मिक्सचर कंटेनर में मिक्सचर है। मिक्सचर में कौन कौन से यहाँ पर है, एक अल्कोहल है और दूसरा वाटर है, जिसमें कहा गया कि अल्कोहल की रेशियो 4 है और वाटर की 7 है। बट एक कंडीशन दिया गया कि यदि इसमें कहा गया कि यदि इसमें अल्कोहल से 9 लीटर अधिक यहाँ पर पानी है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इससे ये कितना अधिक पानी है, तो हम देख पा रहे हैं 3। बट क्वेश्चन में कहा गया है 9 लीटर, तो इसे हम 9 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये अल्कोहल से 9 लीटर अधिक है, इट मीन सेटिस्फाई कर गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो मिश्रण में पानी का मात्रा क्या है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, 21 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि बॉबी की आय का P% रोन की आय के Q% के बराबर है। यदि बॉबी की आय उसकी आय से, ठीक है, वाई कम होती और रोन की आय उसकी आय से जेड अधिक होती, तो बॉबी की आय और रोन की आय का अनुपात M/N होता। तो दोनों की वास्तविक संयुक्त आय X है। तो उपरोक्त प्रश्न तथा नीचे दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये हमें बताना है इसको अप्लाई करके कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। ठीक है। अगर दोनों सही है तो दोनों दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हम चलेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट पे पहले। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बॉबी की आय का P%। ठीक है। तो बॉबी की आय का P%, पी की वैल्यू क्या दे दी हुई है, तो 40। यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉबी की आय का 40% इक्वल टू रोन की आय का Q%। क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 56। तो 56%। क्लियर है, बराबर है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, यह है ना कि बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हुआ, ये 8×5 = 40 और ये 8×7 = 56। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5B इक्वल्स टू हमारे पास है 7R। और यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/5R, इतना आ सकता है। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन में फिर अगला जो पैराग्राफ है उसमें कहा गया यदि बॉबी की आय उसकी आय से Y रुपए कम होती। यानी कि बॉबी की आय क्या है पता नहीं, लेकिन उसकी आय से Y रुपए कम होती। Y की वैल्यू क्या दी हुई है, 3200। तो अगर इससे ये 3200 रुपए कम होती और रोन की आय उसकी आय से Z रुपए अधिक होती, तो जो जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2000। तो 2000 रुपए अधिक होती तो हमारे पास जो रेशियो होता वो M/N आता। ठीक है। तो M/N की वैल्यू क्या दी हुई है, 6/5। तो यहाँ पे 6/5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5B - 16,000 इक्वल्स टू 6R + 12,000। क्लियर। अब यहाँ से हम 5B - 6R लिख सकते हैं इक्वल्स टू ये 16 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28,000। क्लियर है। अब यहाँ पे हम B की जो वैल्यू है ना उसको आर के कंडीशन में टर्म में रख देंगे, तो यानी कि 5B की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7/5R। क्लियर। -6R इक्वल्स टू 28,000। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7R में से 6R गया तो हमारे पास ओनली R बच गया और ये आ गया 28,000। यानी कि हम कह सकते हैं कि रोन की आय जो है वो 28,000 है, तो बॉबी की आय क्या हो जाएगी, तो बॉबी की आय क्लियर है कि रोन की आय का 7/5 है।
तो 7/5 इंटू में 28,000। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, 25, 5 36। ओके, 5600। 5600 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 और 7 5 35, 2 4 39, यानी कि 39,200। ये बॉबी की आय आ गई। अब कहा गया है कि इन दोनों की आय को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें एक्स मिलता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 200, ठीक है, और ये 9 8 17, 1 3 1 5 1 6। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी भैया 67,200। क्या है, तो बिल्कुल देखो 67,200, यानी कि कथन जो हमारा स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। तो हमने एक को निकाल लिया कि स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो देखते हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर वो गलत होगा तो ओनली वन सही होगा, और वो सही होगा तो ओनली दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था सिंपली, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे हैं। ठीक, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बॉबी की आय का 20%। अब डेटा हमारे पास 20% दिया है तो मैं परसेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। रोन की आय का 32। अब यहां से अगर काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5, सॉरी 4 5 20, 5 आ जाएगा और ये 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5B = 8R। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, 8/5R। क्लियर। अब यहां से हमें सेम कि वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200, तो -1200 अपॉन आर प्लस 5500। ठीक है, इक्वल्स टू रेशियो क्या दे दिया है, 4/3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3B माइनस के 3600 इक्वल्स टू 4R प्लस में 22,000। ओके, अब यहां से हम 3B माइनस 4R लिख सकते हैं, और इक्वल टू ये 36 इधर आएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से हम बी की वैल्यू हम रख पुट कर देंगे जो 8/5 आर है। तो 3 × 8/5 आर माइनस 4 आर इक्वल्स टू 2560। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा, और ये 8 3 24 आर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 5 का 20 आर। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 256 पे 00। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 4R/5 इक्वल्स टू 225,600। ये इसको अगर काटेंगे तो ये 64 बार में जाएगा, 6400 आ जाएगा। और आर की वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आ जाएगी, वो आर की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, 00 5 का 20, 2 5 36 2 32, यानी कि 32,000 रोन की आय आ जाएगी। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट टू वाले डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 32 आर आ जाएगी, सॉरी 32,000 आ जाएगी। अब यहाँ पे बॉबी की आय निकाल लेंगे तो 8/5, ठीक है, इनटू में हमारे पास क्या है, 32,000। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 25 30 और 20, यानी कि 6400। और यहाँ पे इसको ये हमारे पास आ जाएगा 51,200। अब x क्या करता है, ये वो भी है, x कहता है इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200, और 2 1 3, और ये 5 3 8, यानी कि 83,200 क्या दिया गया है x की वैल्यू, बिल्कुल 83,200। यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है वो सही हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक वस्तु को 5600 रुपए पर बेचने पर व्यक्ति को 1600 का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे देखिए कितने रुपए में बेचा जा रहा है, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 5600 में, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है, 5600 है। ठीक है, प्रॉफिट कितनी है, वो है 1600। तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी भैया, एसपी माइनस प्रॉफिट, यही तो होता है कॉस्ट प्राइस। तो 5600 माइनस 1600, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगी 4000। अब यहां से हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। वो फॉर्मूला क्या आता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। अब यहां से हमें पता है कि ये 1600 है, ये 4000 है। ठीक है, और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई। अब यहाँ से ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और ये 4 × 16, 4 × 10 40%। क्लियर है, तो 40% के यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। क्लियर।
सारे क्वेश्चन आपके टफ नहीं पूछे गए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। हाँ, दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े लेंदी थे, जो आपके यही दो चार क्वेश्चन से जो है ना आपके पेपर को टफ और इजी बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। रेलगाड़ी की गति प्रति मीटर ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पीड हमसे पूछा गया है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, सभी कोई जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमारे पास पता है कि डिस्टेंस हमारे पास 364 है और टाइम हमारे पास 26 सेकंड है, काटेंगे तो ये हमारे आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एक। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवे पे आ गए हैं। पांचवे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में उम्मीदवार एम को 67% मत मिले और उम्मीदवार को एन को 33%। यानी कि दो उम्मीदवार हैं, एक एम है और एक एन है, इनको 67% मिले। ठीक है, और इनको कितना मिले, 33%। तो कहता है कि यदि कुल मत 10,000 थे तो प्रत्येक उम्मीदवार के को प्राप्त मतों की संख्या का अंतर क्या है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना परसेंट आ रहा है, 34%। यही डिफरेंस है ना, बस 10,000 का हम क्या करेंगे, 34% निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा 3400। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक विशेष दिन डैनी, एडविन और फहीम में से प्रत्येक ने अपनी अपनी दुकान से 3 प्रकार की पेन बेची। यहाँ पे 3 टाइप के पेन बेचे गए हैं, 3 पर्सन की। ठीक है, कौन कौन है, डैनी है, एडविन है और फहीम है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हो गए डैनी, ये हो गए फहीम, और ये हो गए, सॉरी, डैनी, एडविन एंड फहीम, राइट। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। यहाँ पे हो गए डैनी, ये हो गए एडमिन और ये हो गए फहीम। ठीक है, अब देखो ये हो गई टाइप ए, 3 टाइप के हैं, टाइप बी एंड टाइप सी। तो कह रहा है क्या कि डैनी एडविन ने टाइप ए के पेन समान संख्या में बेचे। इट मीन्स कि अगर एक्स डैनी बेच रहा है तो एडविन भी एक्स बेच रहा है, और जबकि फहीम ने डैनी और एडविन प्रत्येक द्वारा बेचे गए प्रकार ए के पेन के दुगुनी संख्या में, यानी कि ये जो है ये 2x में बेच रहे हैं। तो अगर हम टाइप ए की बात करें, यहाँ पर टाइप ए की टोटल पेनों की बात करें संख्या की, तो कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4x। क्लियर, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो बी की बात हो रही है, तो टाइप बी के जो है पेन है उनको देखो किस रेशियो में बेचा जा रहा है, तो भैया उनको बेचा जा रहा है 3:5:2। तो बस सिंपली हम मान लेते हैं कि भैया ये 3y/5y/2y। क्लियर, तो यहाँ पर इनका कितना हो जाएगा, 5 3 8 तो 10, यानी कि 10y आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्या कहा गया है कि प्रकार सी के जो पेन है समान संख्या में बेचे गए विक्रेता, यानी कि प्रकार सी जो है वो सब कोई एक ही मतलब समान संख्या में, यानी कि अगर जेड डैनी बेचते हैं, जेड नंबर ऑफ पेन डैनी बेचते हैं, तो एडमिन भी जेड नंबर ऑफ पेन बेचते हैं और फहीम भी जेड नंबर ऑफ पेन बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये भी है 3z है कुल। क्लियर, अब एक चीज देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अभिकथन पे आते हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन को क्या किया, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हमने लिख लिया क्वेश्चन को। अब कहा गया कि अभिकथन क्या कहता है, यह संभव है कि डैनी ने प्रकार ए के प्रत्येक पेन को, ठीक है, 2 के लाभ पर बेचे। यानी कि डैनी ने प्रकार ए के पेन को 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा भैया, अगर डैनी की बात की जाए तो ये आ जाएंगे 2x। ठीक है, प्रकार बी के प्रत्येक पेन को, यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रकार बी के प्रत्येक पेन को कितने में बेचा गया है, 1 की हानि में। तो प्रकार बी के कितने हैं, डैनी का 3, यानी कि -3y हो जाएगा, हानि है तो। और सी के प्रत्येक पेन को -12 की हानि, यानी -12z। तो उनको जो लाभ होता है वो कितना हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि 125 रुपए हो रहा है, तो 125, ये आप लिख लो इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही सेम आप चलो सेकेंड वाले में। तो कहा गया है एडविन ने टाइप ए के पेन को प्रत्येक को 2 रुपए के लाभ में, ये 2x।
उसके बाद में क्या कहा गया है, प्रकार बी के पेन को 6 रुपए के हानि पे, तो 6 × 5 = 30 y, ठीक है। और यहाँ पर प्रकार सी के +6 × 12, नहीं नहीं सॉरी, +6z ना, यहाँ पे 6z आ जाएगा, क्लियर। 6z, और इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो दिया गया है 110 रुपये, क्लियर। तो ये आप मान लो इक्वेशन 2, ऐसे आपको बनाते चलना यहाँ इक्वेशन। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद थर्ड वाला कंडीशन क्या कहा गया, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद कहा गया कि फहीम ने प्रकार ए के 1 रुपए लाभ, तो देखो फहीम क्या करता है, 2x, ठीक है। और बी के 1 रुपए लाभ पर, बी भी 1 रुपए लाभ पर यानी कि 2y, और सी 3 रुपए हानि पर 3z, ये कहा गया। और इनका जो हो जाता है कुल लाभ 110 रुपये हो जाता है। ये टाइप, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएंगे। अब देखो इसमें से या तो आप ये पहले दो सॉल्व करो, फिर आप ये दो सॉल्व करो। तो ऐसे जब आप सॉल्व करोगे, जो कि ये बहुत ही लंबा आपका प्रोसेस है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक्स, देखो एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या है, एक्स वाई जेड जो है ना वो नंबर ऑफ पेन है, एक्स वाई जेड जो है हमारा नंबर ऑफ पेन है, और ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ जाएगी, जो कि हमारे पास पेनों की संख्या नहीं हो पाएगी। कि अब बताओ, या तो हमारे पास 10 पेन होंगे या 5 पेन होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे पास 5/10, 5/3 पेन होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब भी आपके फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो ये क्या कहता है कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि कौन सा कथन है यहाँ पर, अभी कथन ए असत्य है, कारण जो है वो सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन नंबर जो है सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। क्लियर है, यहां से आपको एक्स वाई जेड की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक दुकानदार 3 प्रकार की दालें क्रमशः 132 रुपए, 160 रुपए और 192 रुपए प्रति केजी खरीदता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, तो अगर आप देखोगे, तो एक चीज देखें यहाँ पर, टाइप 1 दाल और टाइप 2 और एक टाइप 3 है। तो ये 132 रुपए पर केजी है, और ये हमारा कितना है, 160 रुपए, और ये हमारा है 192 रुपए। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो कितना से काट सकते हैं, 4 से, तो ये 33 आएगा। इसे काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा, और इसे काटेंगे तो 48 आ जाएगा, क्लियर। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये 33:40:48 है। अब इसको मिक्स किया जा रहा है, तो इसको मिक्स किया जा रहा है तो कितने में भैया, 9:, ये कहा गया है 9:2:1 में, क्लियर। 9:2:1 में। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9×3 = 27, ठीक है। 2×9 = 27, 2×29 297। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। तो मिक्स करने के बाद दालों का जो प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे इन सब को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 425। अब देखो ये कितना क्या होगा कि ये कितने केजी का आ गया, तो आप देख पाए 1 केजी ये, 1 केजी ये और 1 केजी ये, टोटल कितना केजी हो गया, तो आपका हो गया 3 केजी, 3 केजी के हो गए ना। तो यानी कि पर केजी के लिए हमें क्या करने का पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि पर केजी जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो, पर केजी कॉस्ट प्राइस सीपी हमारे पास दाल का क्या आ जाएगा, 425/3, क्लियर। अब 425/3 हमारे पास क्या आ गया है, पर केजी कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि मिश्रित दालों को का प्रति केजी अंकित मूल्य 238 रुपये निर्धारित किया गया है, यानी कि पर केजी 238 रुपये मार्केट प्राइस रखा गया, और दुकानदार अंकित मूल्य पर 1/n छूट देता है, फिर भी वो 40% लाभ प्राप्त करता है। तो आप बताओ कि कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है, तो हमारे पास अगर 40% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 425/3 का 140%, क्लियर।
यहां से अगर हम काटें इसको तो 10 से 10 काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा क्या? इसको सिंप्लीफाई, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5 से ये कट जाएगा, 5 8 पचे 40, 2 50 25, ठीक है। 5 दूना 10, 7 दूना 14, और यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि 7 पचे 35, 3 8, 8 सत्ते 56, 3 59, यानी कि 595/3 जो है सेलिंग प्राइस आ गई। यानी कि उसको जो छूट के बाद ने इस प्राइस इतने रुपए में बेचनी होगी, तो वो 238 पे कितने का छूट दे कि उसको जो प्राइस जो मिले, मतलब उसका जो छूट देने के बाद जो उसको प्राइस देना पड़े ना, पे करना पड़े, तो उसका कितना करना पड़े, 595/3 रुपए। ठीक है, क्लियर है? तो देखो अब हम कैसे करेंगे, तो हमें पता चल चुका है कि हमको बेचना इतना में है, और 238 रुपये हमने, अगर इसको आप चाहो सिंप्लीफाई कर लो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 आएगा, 3 9 जा 2 आ जाएगा, 3 8 जा 0.33, यानी कि 198.3 रुपये में हमें बेचना है। अब देखो क्या करेंगे, सिंपली हमें पता है कि हमको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करो, ऐसे देख लो, जिसे नहीं समझ में आएगा उसे मैं बता देता हूँ। 238 का हमको क्या करना है, 1/n पे देना है, ठीक है, और कितना लाना है उसको देकर, 198.33, यही तो करना है। अब एन की वैल्यू हम क्या, एन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 238 अपॉन 198.33। इसको जब आप कट कट करोगे तो एन की वैल्यू अप्रोक्स में आपके 6 आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 6। क्लियर? ऐसे इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 30,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया गया है 4%। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, या तो आप पहले साल 4, दूसरे साल 4, तीसरे साल 4, तो 4 4% का हमको साइकिल लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से सक्सेसिव लेंगे, तो यहाँ से हम सक्सेसिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 4 + 4 × 4/100। ठीक है, तो ये करेंगे तो 8, और ये 4 × 4 = 16, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो सॉरी 0.16, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.16। अब 8.16 और 4 का सक्सेसिव ले लेंगे, तो ये 8.16, ठीक है, और यहाँ पे +4, प्लस 8.16 इंटू में 4/100, सिंपल। अब ये 8 और 4 कितना आ जाएगा, 12.16, प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से आप देखो, तो सिंपली यहाँ पर आप कर दो इसको डबल जीरो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 × 4 = 64, राइट, 64, ठीक है, 8 × 32, ओ सॉरी सॉरी, 8 × 32 अपॉन में 40। अब क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि इसको नीचे से हटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, 4864। क्लियर है, इतना परसेंट आ जाएगा। अब जो प्राइस दिया गया है ना, यानी जो हमारे पास प्रिंसिपल है कितना है, 30,000, 30,000 का हम क्या करेंगे ना, 30,000 का सिंपली 12.4864% निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप परसेंट निकालोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3745.92 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि संख्या के मूल्य में 32% की वृद्धि और संख्या के मूल्य में 28% की कमी के बीच का अंतर 180 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 32% को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, 32/100, इट मीन्स कि संख्या अगर, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल, और ये इंक्रीज्ड, ये वो ओरिजिनल वैल्यू, ये इंक्रीज्ड वैल्यू। तो यहाँ पे ओरिजिनल अगर 100 रुपये था तो बढ़ने के बाद 132 हो गया। फिर उसी तरह आपको पता है कि 28 की कमी हो रही है, तो ओरिजिनल 100 होगा, तो इस पे 28 की कमी होगी तो ये 72 होगा।
तो इससे तो हमें मतलब है नहीं, ठीक है। तो हमको मतलब है इससे, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं 0, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 60, यानी कि 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है 180, यानी कि इससे ये कितना गुना, 3 गुना। तो ये अगर यहाँ से हम देखें तो आप देख लो ऐसे भी कर सकते हो, एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो एक की वैल्यू हमें पता चल जाएगा 3 आ जाएगा, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू 300 आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे इसे सॉल्व करना था। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, टोटल आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपके पास 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि रवि और राजीव ने उस ट्रैक पर 960 मीटर लंबी दौड़ का फैसला किया जिसकी लंबाई दौड़ के बराबर थी, ठीक है। तो 960 मीटर की ट्रैक थी, ट्रैक का जो डिस्टेंस था ना, वो टोटल जो था वो 960 मीटर का था, ठीक है। कहता है क्वेश्चन में क्या, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से यह निष्कर्ष निकलने के लिए पर्याप्त है कि ट्रैक की लंबाई का 3/8 भाग शेष रहने के समय राजीव जो है रवि के बराबर आ गया, ठीक है। राजीव जो है वो रवि के बराबर आ गया। क्लियर है। यहाँ पे आप समझ पाए क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि ट्रैक का 3/8 भाग शेष रहने पे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम शेष की बात करें तो यानी 1 - 3/8, तो यहां से हमें पता चलेगा कि 8 - 3/8, और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 5/8। क्लियर है। तो यानी कि वो कंप्लीट कितना भाग कर रहा है, 5/8। तो इसका अगर हम 5/8 निकालें तो हमें पता चलेगा 120। तो टोटल 120 गुने 5, 12×5 = 60, यानी 600। तो जो दूरी कवर करनी होगी वो 960 ना करके कितना करना होगा भैया, ये आप मान लो 600 तक। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये कंडीशन हमें दिया गया है, 600 मीटर तक दूरी कवर करनी है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, कथन में रवि ने राजीव के दौड़ने से शुरू करने से 5 सेकंड पहले दौड़ना शुरू किया। रवि जो है वो राजीव के दौड़ने से 5 सेकंड पहले शुरू करता है, और रवि की जो स्पीड दी है गई है वो 8 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो देखो, रवि की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 8 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना दौड़ लेगा वो 40 मीटर दौड़ लेगा। ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पे राजीव की जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड की। ठीक है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमको कवर करना है कितना, तो आप देखो कि इसको कवर करना है, यानी कि ये जो राजीव जो 40 मीटर की डिस्टेंस तय किया है, तो इस रिलेटिव स्पीड से इनको कितना समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि 40/2, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। और 20 सेकेंड में हम देखें तो 600 की दूरी, तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको करना क्या है कि हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देखो 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड टाइम लग रहा है, तो 20 सेकेंड में जो राजीव जो है वो आप बताओ कितना दौड़ पाएगा। तो 10 की स्पीड से वो कितना दौड़ पाएगा, तो डिस्टेंस अगर हम निकालें तो 20 गुने में कितना आएगा 10, तो 200 ही दौड़ पाएगा ना, 200 मीटर। बट उसे कंप्लीट कितना करना था, 600। तो इट मीन्स कि सभी तीनों कथन एक साथ लेने पे पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ पाए, आशा करते होंगे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन क्या आ गया कि एक टंकी की दो पाइप में से एक के द्वारा 52 मिनट और दूसरे द्वारा 60 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप को एक निश्चित समय के लिए खोला गया, लेकिन विशेष रूप से अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से पानी की पूरी मात्रा का केवल 13 बटा भाग प्रवाहित हो रहा था, 13/20 भाग। दूसरे पाइप से जो है केवल 3/4 भाग प्रवाहित हो रहा था। हालांकि कुछ समय बाद अकस्मात दोनों पाइप में अवरोध समाप्त हो गया, उसके बाद टंकी जो है 15 सही 3/5 मिनट में भर गई। तो पाइप कितने मिनट तक अवरुद्ध था। कहा गया ना कि जो इंडिविजुअल अगर हम बात करें ना कि एक इन इन पाइप जो है हमारे ए हैं वो 52 मिनट में भर दे रहे हैं, और एक पाइप बी है जो
60 मिनट में भर दे रहे हैं टंकी को, ठीक है, इंडिविजुअली। ठीक है। अब कहा गया कि इन दोनों को साथ में खोला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखा जाता है ना कि इनको मतलब कुछ ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज के कारण क्या हो गया कि इनकी जो प्रवाह थी ना, फ्लो थी, एक की जो फ्लो थी वो पूरा फ्लो ना होके, यानी कि 52 की जो फ्लो थी वो पूरा ना होके, उनका क्या हो रहा था, 13/20 भाग हो रहा था। और ये भी 60 की फ्लो ना होके यहाँ पर क्या हो रही थी, 3/4 भाग हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो जो ब्लॉकेज था वो ऑटोमेटिक अपने समाप्त हो चुका है। और उसके बाद क्या हुआ कि टंकी जो है, उसके बाद जो है 15 सही 3/5 मिनट में भर गई। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास कितना आ जाता है, 780। ठीक है। अगर इनकी हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता 15, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता भैया, 13। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें टोटल वर्क कितना करना है, 780 यूनिट। ठीक है। चाहे आप ऐसे कर लो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 15, ठीक है, 15 के वो जब ब्लॉकेज था तो वो कितना कर रहा था, सिर्फ 13/20 भाग ही कर पा रहा था। प्लस यहाँ पर वो दूसरा पाइप जो था वो 13 ना बह के, पूरा 13 यूनिट ना फ्लो होके वो उसका 3/4 ही कर पा रहा था। अब ये जो है हमारा टी टाइम के लिए जो है हो रहा था, कितने टाइम के लिए हुआ नहीं पता, टी टाइम के लिए किया गया था। और यही हमसे पूछा है पाइप कितने मिनट तक अवरुद्ध था, तो इतना ही देर ना इतना फ्लो हो रहा था, तो टी हमने मान लिया। प्लस अगर जब ये ठीक हो गया तो फिर हमारा फ्लो क्या हो गया, फिर हमारा फ्लो जो है वो हो गया हमारे पास 15 और प्लस में 13। और तब कंप्लीट कितने में होगा, 15×5 = 75, 3 78/5। तो काम कितना हो रहा था, 780। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें पता चलेगा 5×3 = 15, 5×4 = 20। ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम हमारे पास आ चुका है 4, और ये आ गया है 13×3 = 39, और प्लस में, सॉरी, 13×3 = 39 एंड 13×3 = 39, राइट। हाँ, 39 एंड 39 टी। ओके, यहाँ पर। और प्लस इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसको काट सकते हैं, नहीं नहीं सॉरी, इसको कैसे काट सकते हैं, सॉरी सॉरी बाई मिस्टेक। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 28, 28 × 78/5, क्लियर, इक्वल टू 780। अब हम क्या करेंगे कि हम टी वाले टर्म को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। यानी कि 39 और 39 कितना हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। 78 टी हम लिख सकते हैं बट्टा 4, इक्वल्स टू, इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यानी कि 780 - 28 × 78 अपॉन में 5। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? ओके। अब यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 78t/4। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3900 माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -28 × 78, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2184। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 17/16। ठीक है। अब देखो 17/16, अब 17/16 क्या हमारे 78 से कट जा रहे हैं, तो बिल्कुल। अब देखो ये 78 से हमारा कितना बार में जाएगा, ये चला जाएगा 22 बार में, ठीक है। तो 22 बार में ये कट गया, क्लियर है। अब 22 बार में ये हमारा कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22 × 4/5, यानी कि 22 चुका क्या आ जाएगा, 88, 88/5। तो देखो क्या आ जाएगा, 17 सही 3/5। क्लियर? तो यही पूछा था ना कि कितने मिनट के लिए पाइप बंद हुआ, तो 17 सही 3/5। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, 12 नंबर क्वेश्चन में कि 6 वर्ष पहले हर्ष की आयु देव की आयु की 4 गुनी थी।
यदि 10 वर्ष बाद हर्ष 40 वर्ष का हो जाएगा तो आज देव की आयु कितनी है। तो देखो क्या कहा गया है, 6 वर्ष पहले की बात है, 6 years पहले, अगो। यहाँ मैं लिख देता हूं अगो। क्या था, एक है हर्ष की आयु देव की आयु से, ये हर्ष है और ये देव है। तो देव की एक्स होगी तो हर्ष की क्या होगी, 4x होगी, यही तो कहा गया है। अब बताओ 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद जब हम आएंगे तो हम करेंट एज पे आ जाएंगे। ठीक है, करेंट एज आ जाएगा ना, तो करेंट एज क्या हो जाएगा, 4x+6, और देव की हो जाएगी x+6। क्लियर, यहां तक तो क्लियर है। फिर इसके बाद कहा कि यदि 10 वर्ष बाद, तो फिर इससे 10 वर्ष बाद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से 10 वर्ष बाद करने के बाद 4x+16, और यहां पर x+16। क्लियर। तो 10 वर्ष बाद हर्ष 40 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो देव की आयु कितनी है, तो देव की आयु, आज की आयु क्या है, क्या कहा गया, तो आज देव की आयु यानी कि करंट पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा गया, हर्ष, तो हर्ष कौन है हमारा, ये 4x+16। तो ये कहा गया ना कि भैया 4x+16 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 4x+16 की वैल्यू हमारे पास 40 दी हुई है। क्लियर है। तो आप यहां से ऐसे भी इसको निकाल सकते हो कि 4x ये 16 इधर जाएगा, यानी 40 - 16 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x 24, एंड यहाँ से ये 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्लियर। तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो हमारे पास पूछा क्या गया है कि जब x की वैल्यू 6 आई तो करेंट एज ऑफ देव, तो देव की क्या है, 6+6 कितनी आ जाएगी भैया, 12। तो 12 ईयर जो है ये एज आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका क्या पूछा गया, फिर स्टेटमेंट वाले आपके क्वेश्चन हैं। ये बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। क्या है, धन पूर्णांक के वर्गों को एक स्क्वायर, ऐसे करके सीरीज चल रही है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ऐसे करते करते हमारे पास 210 स्क्वायर तक जा रही है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न और कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अंतिम समूह में पदों का योगफल जो है 80, 46, 60 है, यानी कि ये जो लास्ट वाला जो समूह होगा, जो ये सीरीज चल रही है, उसका सम दो जो दे दिया है, वो दे दिया है भैया 80, 46, 60। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कुल समूह जो है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो 20 है। और कथन यहाँ पे 3 कह रहा है कि एक समूह को छोड़कर अंतिम सभी पदों का योगफल इतना है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, ओके। तो चलो चेक करते हैं, कैसे इसे चेक करेंगे, तो आपने ये नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं। तो आप देखो कहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है, एक से स्टार्ट हो रही है, एक, फिर 2, 3, 4 ऐसे कर करके। तो यहाँ पर आप देखो कि हम कह सकते हैं ना कि 1+2+3+4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एन तक जा रही है। और जो लास्ट टर्म हमारे पास दिया गया है वो 210 है। क्लियर। तो आपको पता है कि अगर हमें इन सब का सम निकालना है तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, n × n+1/2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म क्या है, 210। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि n+1 इक्वल टू हमारे पास 420। तो हमें पता चल जाएगा कि n की वैल्यू अगर हम 20 रखें और 20+1 आ जाएगा तो ये 21, यानी कि 20 × 21 हमारे पास क्या दे देगा, 420। तो ये हमें पता चल चुका है कि n की जो यहाँ पर जो है n नंबर ऑफ कुल समूह जो है 20, यानी कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने नंबर ऑफ टर्म निकाल लिया, सम यहाँ से। तो n की पता चल चुकी है कि भैया यहाँ पर 20 समूह हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतिम समूह में पदों का योगफल, यानी कि इस वाले समूह में ना पदों का योगफल जो है वो हमारे पास जो है वो कितना दिया गया है, 80, 46, 60। ठीक है, बहुत गौर से देखिएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास अब ये सारी चीजें जो हैं आपका यहाँ पर, इन सब का जो इस वाले समूह में जो है इसका सम क्या दिया हुआ है, सम हमारे पास दिया हुआ है 80, 46, 60। अब हम चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ कि यहां से हमें पता चलेगा कि अगर हम
20, यहाँ पर 19 टर्म तक निकालें, यानी कि एक से लेकर आप बताओ, 1+2+3+4 ऐसे करके प्लस में कर करके यहाँ पर 19 तक अगर हम निकाले, तो यहाँ से नंबर ऑफ सम क्या आ जाएगा इन सब का? तो इन सब का जो सम है वो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, n × n+1/2। तो यहाँ पे n क्या है लास्ट, यहाँ पे 19 है, तो 19 + 19 और प्लस में 1/2। तो यानी कि 19 × 20/2, यानी कि ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 190। यानी कि इससे पहले जो है 190 है, ठीक है। अब ये 190 से बाद वाले जो इसमें जो टर्म बचेंगे, यानी 20-20 का यहाँ पे क्या है, समूह है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि इसके बाद क्या है, 190 के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 191 से स्क्वायर स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहां से हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये जो हमारा है 191 से स्क्वायर होते होते हमारे पास 210 तक जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 191 का स्क्वायर प्लस 192 का स्क्वायर प्लस 193 का स्क्वायर। क्लियर? ऐसे करते करते यहाँ पर प्लस 210 का स्क्वायर, इसे हमें सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कैसे कर सकते हो इसको। तो देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं, डायरेक्ट तो हम इसको निकाल नहीं सकते, तो हम एक चीज कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर ऐसे करके ये हम इसको 210 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं, और फिर माइनस, ठीक है, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट करके यहाँ पर 190 के स्क्वायर तक निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, जब स्क्वायर वाले केस होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटू n+1, सॉरी, n × n+1 इंटू में 2n+1/6, यही होता है फॉर्मूला। तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसका, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो लास्ट टर्म इसका क्या है, 210। तो 210, ओके, 210 प्लस, देखो सिर्फ कैलकुलेशन आपका यहाँ पे हार्ड है, +1 × 2 × 210 +1, ओके, गॉट इट। एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, 6, और फिर सिमिलरली माइनस यहाँ पे हम लगाएंगे सेम इसके लिए, तो 190 है इसका लास्ट, तो 190 इंटू में 190 +1, और फिर 2 × 190 और प्लस में 1/6, जो भी आएगी इसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो इसमें से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो 10 बाई जो है 6 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो सिंपली हम कॉमन ना लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 210 इंटू में 211 इंटू में ये 420 + 421, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, और माइनस यहाँ पर हमारे पास 190 गुने में 191 गुने में 190 दुना कितना आ जाएगा, 380, और प्लस 181, ओके, 381/6। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो सिंपली 1/6 अगर हम बाहर ले लें, तो 1/6 बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे सिंपली, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ रहा है सब ये हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास क्या है, 210 मल्टीप्लाई बाई 211 मल्टीप्लाई बाई 421, यही तो है ना। तो ये कुछ डेटा हमारे पास बहुत ही लंबा फिगर आ रहा है, जो कि 1865 5410 माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 190 मल्टीप्लाई बाई 191 मल्टीप्लाई बाई 381। तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ जा रहा है, 13826490। अब इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 18
454510। तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ जाएगा 48282020। जब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 80। तो इसको जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 804670। और हमारे पास जो दिया गया था 804660 दिया गया है, यानी कि स्टेटमेंट टू जो है वो गलत हो गया। तो हमें अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट वन ही सही मिल पाया है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट थ्री जो है वो सही है या नहीं। तो क्या कहा गया है कि एक समूह को छोड़कर अंतिम सभी पदों का योगफल कितना है, 230 44 15, यही है ना। 230 44 15। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो ऐसे करके देखो, क्वेश्चन हमारे पास सिंपली आपका सब सिलेबस से ही क्वेश्चन था। यहाँ पर आपके थोड़े से लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें दिख रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। एक ही क्वेश्चन में आप ये कह सकते हो कि एक ही क्वेश्चन में आपके दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओनली 1 मार्क्स का था। तो पता नहीं ऐसा इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों बनाया गया, जो कि इसमें कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन कर नहीं पाएगा इतना जल्दी, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास क्या कहा गया है कि एक समूह को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर जो है अंतिम सभी पदों तक योगफल क्या है। तो देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास 210 के स्क्वायर तक का निकालना है। तो हमें पता है कि n × n+1 इंटू में 2n+1/6 यही होता है। स्क्वायर वाले केस में से तो 210 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 210, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 210 और प्लस एक 11, यानी कि 211 प्लस में 421 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसे काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, और ये 7 या 21 70 आ जाएगा, और ये कट जाएगा भैया 35। यानी कि हमारे पास पता चल चुका है कि 35 × 211 गुने हमारे पास 421, ठीक है, 421। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाने चाहिए कितने, हमारे पास आने चाहिए 23 0 44 15। क्लियर, 23 0 44 15 यही आने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट वेट 1 मिनट। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक समूह को छोड़कर अंतिम सभी पदों का योगफल। यहाँ पर जस्ट वेट 1 मिनट, इसको मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आएगा ना। हाँ हाँ, यहाँ पे 6 से 35। ओके, 210 एक 211 420 421 सही तो जा रहे हैं। 35 × 2 1। आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक्स किया है, राइट। तभी तो ये नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास गलत आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जस्ट वेट 1 मिनट, कि कथन क्या कहता है कि एक समूह को छोड़कर अंतिम सभी पदों का योगफल क्या हो जाएगा। तो वही तो चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आप देखो कि एक समूह ये एक, और ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 से, यहाँ पर स्क्वायर अगर हम करें तो सिंपली हमारे पास तो ये आ रहा है, यहाँ पर तो ये मिल नहीं रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर हमारे पास आ रहा है 310, 90, 85, यही तो आ रहा है। क्लियर है? हमने कहीं पे गलत तो नहीं किया ना, क्योंकि कथन टू तो सही हो गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक समूह को छोड़कर अगर हम बात करें एक समूह की, तो 1+2+3+4+ ऐसे करके ये 19 तक गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर 190 की बात करें, 190 इंटू में 191 इंटू में 381 डिवाइड बाई 6, अगर हम ये करते हैं, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर आंसर। सो लेट मी चेक, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास कंडीशन कुछ अलग दी हुई है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है, आई थिंक यहाँ पर कुछ ना कुछ, यहाँ पर आंसर जो ये डिजिट है ना, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है तभी जाके यहाँ पे ये 31, 9, ये इतने आने चाहिए, ठीक है, अगर हम बात करें तो। ओके, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कथन टू से केवल सही होना चाहिए। और अगर यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हुआ है कि कथन 2 और 3 दोनों सही हैं, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये जो है डेटा कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया 14 नंबर क्वेश्चन में कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे जिसे 567201 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कुछ भी नहीं करना, आपको 9 की डिविजिबिलिटी पता है ना, इन सबको ऐड कर देंगे तो 9 का फैक्टर आना चाहिए। तो देखो ऐड करेंगे तो 5 6 11 7 18 2 20, 1 21। अब 21 में हम कितना ऐड करें कि 9 से कट जाए? तो भैया हमें पता है कि 6 6 ऐड करेंगे तो 27 होगा, जो कि 9 से कट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 6, 3 जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 2 संख्याओं का औसत ये है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत ये है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो ये तो इजी है। टोटल यहाँ पे 5 संख्याओं का क्या हो जाएगा? कुल 87.5, सॉरी 87.8 गुने 5, तो 8 × 5 = 40, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 × 5 = 40, 0, और 8 × 7 सॉरी 7 × 5 = 35, और 4 × 49, तो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ। 39 का 9, 3, 8 × 5 = 40, 3 × 43, यानी कि 439 आएगा। और कहा गया है कि पहली 2 का कितना है भैया? 81.5 है। यानी कि इसको करेंगे तो 81.5 गुने 2, तो पहली 2 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? 80 × 2 = 60, 162। क्लियर? तो 162 आएगा। और अंतिम 2 का कितना है भैया? 93.5 है। तो ये गुना 2 कर दो इसको, तो 3 × 2 = 6, 1 7, 9 × 2 = 18, 187। इन दोनों का ऐड करने पे कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से दे देगा, 9413, 349, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना है? 439। इसको माइनस कर देंगे, 349, तो यहाँ पे हमारे पास 0। सही तो किया है ना हमने मल्टीप्लीकेशन?
हाँ, 5 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 87.8 है। ठीक है, तो 439 आएगा करेक्ट। 81.5 है। अच्छा अच्छा, ये मैंने यहाँ पर एक चीज गलती किया ना, यहाँ पर 163 को मैंने 162 लिख दिया। हाँ, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, जस्ट जीरो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? तो 7 3 10 0 8 6 14 1 15 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। ये हमारे पास 350 आ जाएगा। क्लियर? तो 350 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9, और ये 13 में से 5 जाएगा 8, 89। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो कि आप देख पाएंगे कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। n विद्यार्थियों की सुबह की पाली से दोपहर की पाली में जाने के बाद उक्त अनुपात 19:14 हो गया। अब 153 नए विद्यार्थी ने स्कूल में प्रवेश लिया, तो ये विद्यार्थी क्रमशः 6:11 के अनुपात में सुबह और दोपहर की पाली में शामिल हुए। ठीक है, यदि नए प्रवेश के बाद स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 24:19 हो गया, तो एन का मान, यानी कि जो विद्यार्थी एन सुबह की पाली में से दोपहर की पाली में गए थे, उनकी संख्या हमें बतानी है कि वो कितने विद्यार्थी गए थे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास दिया गया कि एक स्कूल में सुबह की पाली और दोपहर की पाली, यानी कि एक हम बोलते हैं मॉर्निंग और एक आफ्टरनून। तो जो रेशियो था वो 13:9 का था। और कहा गया कि एन विद्यार्थियों ने सुबह की पाली से दोपहर की पाली में, यानी कि एन जो है यहाँ से माइनस हो रहे हैं और इसमें क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तब हमारे पास जो रेशियो आता है वो आता है 19:14। क्लियर है? अब ये 19:14 आता है। अब कहते हैं कि 153 नए विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश लिए और वो 6:11, यानी कि न्यू जो स्टूडेंट है वो है हमारे पास 153। उनकी रेशियो क्या है? उनकी रेशियो है 6:11, यानी कि मॉर्निंग में 6 वाली है और आफ्टरनून में 11। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? 17। तो 17 का कितना गुना? 9 गुना, यानी कि यहाँ पर ये मॉर्निंग में 54 है और इवनिंग में कितने हैं? 99 है, सॉरी आफ्टरनून में 99 है। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ चुका है, कि हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो है, जो रेशियो है हमारे पास, वो निकल कर क्या आ गया है भैया? वो आ गया है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये जो रेशियो है, ये 24, रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 19, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ गया वो 54:99। क्लियर? अब देखो, एक बार इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास कितना दे देगा? 361, माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास कितना दे देगा? 240, और 24 चौका 96 ना। हाँ, तो 240 और 96, 336। क्लियर? तो यहां से हमें पता चलेगा। और अब हम क्या करेंगे कि अब जो है हम इनका 24 का और 99 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और उसी तरह 54 का और 19 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्लियर? तो 24 और 99, देखो पूरे आपके आईबी एसीआईओ में ना मैथ्स जो पूछा गया था ना, वो पूरा कैलकुलेटिव पूछा गया था, जिसके कारण कैलकुलेशन करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, और इसी कारण जो है सभी बच्चे के पेपर में जो है मार्क्स हमारे जो है वो कम आए हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2376। ठीक है, माइनस यहाँ पर अगर हम बात करें 54 गुने, हमारे पास क्या है? 54 गुने में 19 है, तो हमारे पास आ जाता है 10 26। तो यहाँ से वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? अगर 5 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, और ये यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 25 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 1। 1350। ठीक है, अब 1350 25 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 54। क्लियर? 54 हमारे पास आ चुकी है 1 यूनिट की वैल्यू।
अब देखो 54 हमने जब निकाला, तो आप एक चीज ये बताओ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? तो ये थे ना 13 और प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 13 प्लस 9 कितने होंगे? 22। तो 22 थे। तो यहां से अगर हम देखें तो एक यूनिट की वैल्यू 54 है, तो इनकी टोटल यहाँ पे कितनी पता चल जाएगी? 22 × 54। क्लियर? यहाँ तक तो समझ पा रहे होंगे ना? तो 22 × 54 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1188। क्लियर? यहाँ तक समझ पा रहे होंगे? 1188 टोटल यहाँ से पता चला। ठीक। अब देखो एक चीज ये देखो, गौर करो कि गौर करने वाली बात क्या है कि आपका जो है यहाँ से एक चीज देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो है, तो यहाँ पर 1188 ऐसे आप निकालो, लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ये देखो कि जो हमारा यहाँ पर जो 19:14 आ रहा था, तो क्या हो रहा था कि एन इसमें से सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट से एन इसमें ऐड हो रहे थे। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो हमारे क्या थे? बराबर ही थे ना, क्योंकि इन्हीं में से, इनमें से निकलकर इधर आ गया, इनमें से निकलकर इधर आ गया। इट मीन्स कि हम इसे कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो है 22 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी भैया 33 × क्या आ जाएगा? 54। या तो आप इसको बराबर कर सकते थे या ऐसे भी कर लो। तो 11×2 = 22, 11×3 = 33, और ये यहाँ से काटेंगे, सॉरी 3 था, ये 27। तो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू जो है हमारे पास निकल कर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 81। क्लियर? 81 आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 81 आ जाएगी। पूछा क्या गया है? पूछा हमसे गया है कि कहा क्या गया है कि यदि नए प्रवेश के बाद स्कूल की सुबह पाली और दोपहर पाली में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना है, तो एन का यहाँ पर क्या करना है? वैल्यू हमें बताना है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारा पहली मतलब मॉर्निंग शिफ्ट से आफ्टरनून शिफ्ट में गए हैं, दोपहर की पाली में गए हैं, ये जो एन है ना, इसे हमें बताना है। क्लियर? तो हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखो, ये एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 81। तो आप क्या करो, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 × 81 माइनस यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया? इसमें से निकलने के बाद यही जा रहा है ना, या तो आप ये वाला टर्म ले लो 9 × 81 प्लस यहाँ पर आप ये करो, या आप ये करो कि यहाँ पर डिफरेंस ले लो 13। ठीक है, 13 × 81 माइनस यहाँ पर ये जो 19 रेशियो आ रहा है, 19 × 81। ठीक है, अब यहां से देखो काटेंगे, सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं कि 19 × 81 माइनस हम 13 × 81, क्योंकि 19 ज्यादा बड़ा है ना, तो यहाँ से अगर हम 27 कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 19 × 3, सॉरी 19 × 81 नहीं ना, 19 × 54। मैं यहाँ पे 81, क्योंकि एक हमारा क्या था, एक हमारा यूनिट की था क्या था, सबसे पहले जो आया था वो 54 था ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 × 81, मैं सही कर रहा था, और यहाँ पर 19 हमारे पास क्या आ जाएगा? 54। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 27 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 13 × 3 माइनस 19 × 2। तो यहाँ पे क्या आ गया भैया? 27 यहाँ पर ये 39 माइनस 38, तो एक, तो 27। यानी कि एन की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी भैया 27। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 44% वार्षिक साधारण ब्याज की ब्याज पर कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 12 गुना हो जाएगी? तो ये अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना है? 12p। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? पी। टाइम हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 44%। एस आई कितना आएगा? तो हमें पता है कि अमाउंट माइनस पी कर देंगे प्रिंसिपल, तो हमें एस आई पता चल जाएगा। तो 12p माइनस में पी, तो 11p। क्लियर? तो हम यहाँ से टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू में टी, सॉरी आर। तो यहाँ पे हमारे पास 11p मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन पी इंटू में आर जो है 44। काटेंगे, पी से पी कैंसिल आउट, 11×4 = 44, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। यानी कि 25 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका स्टेटमेंट वाला आ चुका है कि एक बोर्डिंग हाउस का व्यय, देखो वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, बोर्डिंग हाउस का व्यय आंशिक रूप से निश्चित रहता है और बोर्ड्स की संख्या के साथ आंशिक रूप से परिवर्तित होता रहता है। 80 बॉर्डर होने पर प्रति व्यक्ति प्रति माह लाभ कितना कितना लाभ होगा। उपरोक्त प्रश्न तथा नीचे दिए गए कथनों के कौन सा विकल्प सही है। कथन एक कहता है प्रत्येक बॉर्डर प्रति माह 780 रुपए का भुगतान करता है। कथन दो कहता है कि 50 बॉर्डर होने पर प्रति व्यक्ति प्रति माह $108 का लाभ होता है। और कथन तीन कहता है कि 60 बॉर्डर होने पर प्रति व्यक्ति प्रति माह $128 का लाभ होता है। तो कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं ये हमें बताना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया कि कथन एक कह रहा है प्रत्येक बॉर्डर प्रति माह $780 भुगतान करता है। यानी कि देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि खर्च की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम मानते हैं कि एक एक्स जो है वो फिक्स्ड है हमारा खर्च, और एक जो है हमारा जो है एन वाई वो जो है नंबर वेरिएबल है जो नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया कि 780 की बात कही गई है। ठीक है, भुगतान करता है तो 50 बॉर्डर होने पर प्रति माह $108 का लाभ होता है। प्रॉफिट की बात की गई है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो है कि हमारे पास जो टोटल जो था $780 मल्टीप्लाई 50 व्यक्ति था तो 50 माइनस यहाँ पे खर्च हम कितना कर पा रहे हैं, हम कहेंगे कि x प्लस नम 50y, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 108 का लाभ हो रहा है, यानी कि 108 मल्टीप्लाई बाई 50। अब यहां से हम क्या करेंगे कि हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। कौन सा इक्वेशन बनेगा, x, ठीक है, x माइनस 50y इक्वल्स टू, हम इसे कह सकते हैं 780 इंटू में 50 माइनस 10, या हाँ वही तो सही सही मैं कह रहा था, 108 इंटू में 50। ठीक है, 50 आप कॉमन लिख सकते हैं। तो देखो एक इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर कंडीशन बतानी, सेटिस्फाई करना, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करनी यहाँ पर। सिर्फ हमें बताना है कि क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो देखो हम एक चीज लिख सकते हैं कि x माइनस 50y इक्वल्स टू 50 को कॉमन ले ले तो हमारे पास यहाँ पे 780 माइनस 108। ओके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x माइनस 50y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा। इसको आप माइनस कैलकुलेट करोगे आप, मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा ये आ गया, इक्वेशन वन। अब देखो अगला क्या कहा गया है कि 50 बॉर्डर होने पे प्रति व्यक्ति, ये तो हो गया। अब अगला कहा गया है 60, अब यहाँ पे 60 की बात कही गई है। तो सिंपली हम सिमिलरली क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे कि x माइनस 60y अब यहाँ आ जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 780 इंटू में 60 माइनस में हमारे पास कितना आ जाएगा 128 की बात कही गई है तो 128 गुने में 60, सिंपल। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि x माइनस 60y इक्वल्स टू हमारे पास 60 अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास 780 माइनस 128 ये आ जाएगा। और यहाँ से हमें ये इक्वेशन जो है वो 2 दे देगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके हम x और y की वैल्यू पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। तो ये तो कंडीशन फॉलो हो गया, यानी कि हम दोनों की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 बॉर्डर होने पर प्रति व्यक्ति माह कितना लाभ होगा। तो हमारे पास 80 बॉर्डर की बात कही गई है। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो 780 गुने में हमारे पास कितना 80 माइनस खर्च कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा टोटल। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, सॉरी, x प्लस यहाँ पर कितनी 80 की बात कही गई है ना, 80y, ओके, 80y। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट आएगी टोटल। अब इसको कहा गया है कि प्रति व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति हैं 80, 80 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स कि हमारा जो तीनों कथन है ना वो पर्याप्त है इसको यूज करने के लिए, मतलब इन तीनों के जरूरत से ही हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, हमारे पास मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि नमक और पानी के एक विलयन में, जिसमें 7.5% नमक की कीमत 22 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर है। नमक और पानी के विलयन, अन्य विलयन जिसमें 17.5% नमक है की कीमत 6 रुपये प्रति लीटर है। यदि नमक और पानी के 12 लीटर विलयन में, जिसमें 22.5% नमक है की कीमत 450 है, तो जेड का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखो क्या कंडीशन कहा गया है कि 7.5%, ओके, की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 22 रुपये 50 पैसे। एक है हमारा नमक 17.5%, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक हमारा क्या आ जाएगा भैया, ये जेड पर लीटर आएगा। क्लियर। अब यहां से हमारा नेक्स्ट एक मिक्सचर है, वो है हमारे पास 22.5% नमक की यहाँ पर दी गई है, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी की दी गई है, 450 पर लीटर। ये सारे लीटर में है। ओके, क्लियर। क्लियर है। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, दी नमक और पानी के 12 लीटर। ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि 12 लीटर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 12 लीटर के मिक्सचर में ना कितनी है, 450 है। तो आप बताओ 1 लीटर का कितना पड़ेगा। ये यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 12 तिहाई 36, ये हमारा कुछ पॉइंट में आ जाएगा ना। ये हमारे पास आ जाएगा 3.75। ओके, तो 1 लीटर की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी पर लीटर, वो आ जाएगी, सॉरी 3 पॉइंट नहीं, 37.5, और माई मिस्टेक, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 37.5 पर लीटर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो 12 लीटर में 22.5% जो हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कैसे करेंगे, ये 7.5% और एक हमारा है 22.5%। ओके, मिक्सचर हमारे पास कितनी है भैया, जेड की वैल्यू निकालनी है ना। तो यानी कि मिडिल में हमारे पास आ जाएगा 17.5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर, इसको इधर, क्या आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता है कि ये 5 आ जाएगा। रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा भैया 10। क्लियर। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 1:2 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल चुका है कि 1:2 आ गया। क्लियर। ठीक है। अब देखो 1:2 आ गया, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है। तो देखो यहाँ पर 1:2 है, और हमारे पास एक की वैल्यू जो दी गई है। क्लियर है, यहां तक तो हमने रेशियो निकाल लिया। ठीक है। ठीक है, तो यहां से हमने रेशियो निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे जो रेशियो हमारे पास आया, तो ये जो 1 यूनिट की जो आई, एक रेशियो, इसकी वैल्यू प्राइस क्या आ जाएगी। तो इसकी प्राइस हमारे पास आ जाएगी 22.5। क्लियर। 22.5 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। और हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22.5, ये 50। ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 37.5। 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 37.5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज सम एवरेज कर लेंगे। तो 22.5 प्लस में 37.5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप देखो कितना आ जाएगा, अगर ऐड करें तो 5 5 10, जीरो कैंसिल हो गया, 7, और 7 2 9 1 10। ओके, यहाँ पर हमारे पास 7 2 9 1, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर एवरेज लिया ना। मैं इन सारे को एरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली मैं समझा पाऊँ। तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 22.50 आई, और ये 2 यूनिट की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगी। क्लियर है, 37.5 गुना 75 आ जाएगी।
तो यानी कि हमारे पास ऐड करना है 22.5 प्लस में 75। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 97.5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम जब 97.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू निकल कर आएगी वही हमारे पास जो है 22.5 ही है ना। जस्ट वेट 1 मिनट, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगी, मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूँ, यहाँ हमारे पास 3 आएगा ना। तो 3 से जब हम करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी भैया, हमारे पास जो है वो आंसर जो निकल कर आ जाएगी, जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगी 32.5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये विल बी द करेक्ट आंसर। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड था, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि यदि x इक्वल्स टू इतना है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तो देखो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो x इक्वल्स टू हमारे पास 7 प्लस 7 पे पावर 3/2 प्लस 7 की पावर 1/3। यही है, अगर इस 7 को हम इधर ले जाएं तो x-7 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ सकता है, 7 की पावर 2/3 प्लस 7 की पावर 1/3। यही आएगी ना। अब हम क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड। तो क्यूब बोथ साइड करेंगे तो x-7 की पावर क्या कर देंगे, क्यूब। और इधर भी हम क्या करेंगे, 7 की पावर 2/3 प्लस 7। अगर हम इसको चाहें तो आप एक चीज बताओ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 3, और ये 3, यानी कि ये साथ ही हो जाएगी ना। समझ पा रहे हैं, 7 की पावर ये 3 और 3 क्या हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये हमारा प्लस में है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी ना है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 7 की पावर यहाँ पे 2/3 प्लस 7 की पावर 1/3 की पावर क्यूब, दोनों साइड क्यूब करेंगे, ठीक है। क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक्स क्यूब तो है, ये हमारा एक्स क्यूब यहाँ पर है, दिख रहा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला आता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ये 343, ठीक है। यहाँ पर और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद तो इजी ही हो गया है, ठीक है। सिंपली हमको इसको फॉर्मूला में ही पुट कर देना है, ठीक है। और पुट करने के बाद क्या करना है कि इक्वेशन को इधर इक्वेट कर लेना है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो 343 आ जाएगा हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 21 x² प्लस का यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 147 x। ओके, और इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7। ओके, अब देखो इधर कैसे आ जाएगा, ये अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसका क्यूब करें तो ए क्यूब, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा और साथ साथ 49 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी क्यूब करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्लियर है। प्लस फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू ठीक है, 3 इंटू 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 2/3। ओके, 7 की पावर 2/3, ब्रैकेट में हमारे पास 7 की पावर 1/2 प्लस में हमारे पास 7 की पावर 2/3। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा। तो आप देखो इसको अगर सॉल्व करो तो ये हमारे पास कितना दे देगा, 56। 56 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये 7 आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी ना।
ठीक है, पावर ऐड हो जाएगा तो सातिया क्या आ जाएगी, सातिया यहाँ पर 21 आ जाएगी। तो ये 21 और मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ना x-7, तो x-7 यही आएगी। अब पूरा ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, तो मैं सिंपली इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो ये हमारे पास 56 प्लस ये आ जाएगा 21x - 7 दूना 14, 147। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब सिंपली इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कुछ इक्वेशन इस तरह से हो जाएंगे कि x³ - 343 माइनस यहाँ पर हमारे पास 21x²। ओके, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 147x माइनस हमारे पास 56 माइनस हमारे पास 21x प्लस हमारे पास 147। सिंपली आप देख लो इसमें से क्या क्या हमारे पास x² के टर्म में है। तो देखो x³ तो है, तो x³ है, 21x² है तो 21x² माइनस का है। अब देख लो यहाँ पे हमारे पास जो 147x है और इसमें से माइनस करना हमको 21x, तो हमारे पास 126 आ जाएगा। तो प्लस में 126, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x³ माइनस का यहाँ पर हमारे पास 21x² प्लस का 126x, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 343 माइनस के हैं और माइनस इसमें से गया तो हमारे पास 252 बच गया यहाँ पर 0, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है, क्योंकि आप देखो ये कैसे आ गया ना, ये 56 और ये 343 ऐड करेंगे तो देख लो 343 और 56 हमारे पास कितना दे देगा, ये 9, और ये हमारे पास 9 और ये 399 में से हमको 147 माइनस करना है तो ये 2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 252 आ गया ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हमारे पास सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, अलजेब्रा का ये क्वेश्चन था। तो देखो मैंने सारे क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन आए थे बहुत ही लेंदी क्वेश्चन थे, जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगे इसमें। कोशिश किया है आपको समझाने की। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा आपको सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे होंगे या नहीं किए होंगे अभी तक सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो उस मेहनत के लिए एक सपोर्ट तो बनता है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।